अच्छा, अब अगली चीज हम कर लेते हैं एनवीटी ड्यू। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू पहले कर लेते हैं। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू, ये हमने अभी तक नहीं किया ना। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू जो है उसमें उसका डायग्राम कैसा था, उसमें आपके पास यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर 3, यहाँ पर एक आर है, फिर टाइम पीरियड है, फिर आर है, फिर टाइम पीरियड है, फिर आर है, फिर टाइम पीरियड है, और फिर यहाँ पर एस है। याद है ना, एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू के डायग्राम में एस आखिरी आर के एक टाइम पीरियड बाद आता था, ठीक है ना। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं नंबर्स में तो मैं लिख देता हूं, लेट से यहाँ पर 100 रुपये हैं, फिर यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, फिर यह नंबर 2 पर 100 रुपये है, और फिर यह नंबर 3 पर कुछ भी नहीं है, और नहीं है। अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछूं कि भाई आपने ये सारे 100 रुपये जो है ना 3 पर लेकर आने हैं, अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये सवाल बोलूं कि पहले दूसरे और तीसरे 100 रुपये 3 पर लेकर आने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ईयर 0 वाले 100 रुपये हैं इसको मैं ईयर 3 पर लेकर आऊंगा। कितने साल आगे लाना पड़ेगा? 2 साल या 3 साल? 10% का रेट है, 3 साल ना। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करूं अगर, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 कितना आएगा? जल्दी जल्दी बता दो। 133.1। चेक करो जल्दी से। 100, 110, 110, 121, 121 का 10% 12.1 हुआ, 12.1 121 में ऐड हुआ तो 133.1 है ना। दूसरे वाले जो ईयर 1 पर 100 रुपए हैं इसको भी अगर आगे लेकर आऊं, कितने साल आगे लेकर आना है? 2 साल। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, 121। और तीसरे जो 100 रुपए हैं उसको अगर 2 से 3 पे लेकर आना है तो क्या करूंगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, 110। ऐड करो इन सबको। 364.1। ठीक है। अगर हमें ये एक ही साथ ये तीनों काम करना हो, एबीसी एक साथ निपटाना हो, तो हम एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब एनवीटी की कंडीशन पूरी हो रही हो। एनवीटी की ये कंडीशन थी कि सारे अमाउंट बराबर हों, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, सारी अमाउंट सेम है। दूसरी कंडीशन ये थी कि सारी अमाउंट के बीच में सेम गैप हो, एक एक साल का गैप है। तीसरी कंडीशन ये थी कि अमाउंट ईयर 0, ईयर 1 और ईयर 2 पर हो, यानी कि पहले अमाउंट हो, फिर टाइम पीरियड, फिर अमाउंट, फिर टाइम पीरियड। ये कंडीशंस में हमने लिखा था। ये डायग्राम या ये वैल्यूज वो सारी कंडीशंस पूरी कर रही हैं, मीट कर रही हैं जो होनी चाहिए। लिहाजा हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। और हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। चेक करो क्या आंसर आता है। 364.1 ही आ रहा होगा। सही है। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, मिस्टर ए डिपॉजिट्स रुपीज 100
in a bank account at the start of each year. Mr. A deposits rupees 100 in a bank account at the start of each year for 3 years and will withdraw entire amount at the end of third year. Compute amount that he will withdraw if interest rate is 10%. Mr. A deposits rupees 100 in a bank account at the start of each year for 3 years and will withdraw entire amount at the end of third year. Compute amount that he will withdraw if interest rate is 10%. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने 100 रुपये ही जमा करे और हम 3 साल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, एंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईयर 0 पहले साल का स्टार्ट है, यहाँ पर इसने पैसे जमा करे बैंक पे। ईयर नंबर 1 जो है ना वो पहले साल का स्टार्ट है, ईयर 0 पहले साल का स्टार्ट होता है, ईयर 1 पहले साल का एंड है और दूसरे साल का स्टार्ट है। ईयर 1 जो डायग्राम में होता है वो रिप्रेजेंट करता है पहले साल का आखिरी दिन और दूसरे साल का पहला दिन। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से ईयर 0 है आपकी 1 जनवरी 2022, तो ईयर 1 दो बातें बता रहा है, या तो वो 31 दिसंबर 2022 भी रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो 1 जनवरी 2023 भी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से ईयर नंबर 2 पर ये जब जमा कर रहा है पैसे, तो ईयर नंबर 2 जो है वो दूसरे साल का आखिरी दिन भी है, तीसरे साल का पहला दिन भी है। Y2 जो है वो दूसरे साल का आखिरी दिन भी है, और जब दूसरे साल का आखिरी दिन होगा तो तीसरा साल उधर शुरू हो रहा होगा, तो तीसरे साल का स्टार्ट भी है। और फिर Y3 जो है वो क्या है, तीसरे साल का आखिर ना, तीसरे साल का आखिरी दिन तो है ना, तीसरे साल का आखिरी दिन है ना। देखो जो डायग्राम में बात लिखी हुई है, जो सवाल में बात लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि मिस्टर ए रुपीस 100 जमा करवाता है अपने बैंक अकाउंट में हर साल के पहले दिन 3 सालों के लिए। तो ईयर 0 पहले साल का पहले दिन, ईयर 1 पहले साल का आखिर लेकिन दूसरे साल का पहले दिन, फिर ईयर 2 दूसरे साल का आखिर लेकिन तीसरे साल का पहला दिन। और सारे पैसे ये निकालता कब है बैंक से, तीसरे साल के आखिरी दिन, तीसरे साल के आखिरी दिन, यानी कि Y3 हो गया। तो अगर ऐसा ये करता है, मैनुअल अगर हिसाब किताब करें तो मैं ये कह सकता हूं कि यार मैंने 1 जनवरी वाले दिन बैंक में कितने पैसे जमा करवाए, 100 रुपए। अब जनवरी 1 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक अगर मेरे पैसे बैंक में पड़े रहते हैं तो बैंक उस पर 10% का इंटरेस्ट देगा। फिर मैंने 1 जनवरी 2023 वाले दिन क्या किया, 100 रुपए और जमा कर दिए, बैंक का बैलेंस कितना कर दिया, 210 रुपए। अब वापस से बैंक जो है वो मुझे 210 पर 10% इंटरेस्ट देगा साल 2023 का। ठीक है। इसके अलावा जब 1 जनवरी 2024 वाला दिन आया तो मैंने बैंक में 100 रुपये और जमा करवा दिए, ये हो गए 331। और फिर 331 पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 33.1 है।
तो ये बन जाएगा 364.1। पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें वो हर साल के आखिरी दिन जाकर 100 रुपये जमा करता था। यहां पर हर साल के पहले दिन 100 रुपये जमा कर रहा है। तो यहां पर जाहिर सी बात है जल्दी पैसे जमा हो रहे हैं तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। पिछले वाले केस से अगर कंपेयर करोगे, इसको ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर करोगे, उसमें तीसरे वाले जो 100 रुपए थे ना, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं मिला था। क्यों? Y3 पर जमा करे उसने और फिर सारे पैसे घर ले आया। इसमें तीसरे वाले 100 पर भी इंटरेस्ट मिला है क्योंकि इसमें तीसरे वाले जो 100 रुपए हैं वो Y2 पर नजर आ रहे हैं तीसरे साल के स्टार्ट में, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट भी उस पर मिलेगा ना। सही है ना? यही काम आप कैसे कर सकते हो? शॉर्टकट मेथड से, एनवीटी ड्यू के फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सही है? इसमें अगेन आपके पास, अगर आपसे लेट से कोई पूछे कि भाई तीनों सालों में इंटरेस्ट कितना है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि पहले साल का 10 रुपए, दूसरे साल का 21 रुपए, तीसरे साल का 33.1 रुपीज। 10 प्लस 21 प्लस 33.1 टोटल कितना बनता है? 64.1 बनता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बोलो यार बैंक से मैं टोटल 364.1 रुपीज घर लेकर आया, उसमें से 300 रुपए मेरे अपने थे, तो 64.1 जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। अगर मैं घर पे 364.1 रुपीज लेकर आ रहा हूं, उसमें से 300 रुपए मेरे अपने हैं, तो बाकी 64.1 जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। सही है? इसमें कोई मसला है? इसकी एप्लीकेशंस हम सवाल करते करते देखेंगे।